ये जो मैं पेपर समझाने जा रहा हूँ ना, ये आपका है सामान्य हिंदी का, लेकिन वो लोग भी समझेंगे जो साहित्यिक हिंदी वाले हैं। सामान्य हिंदी किसको किसको लगा है? जो लोग बायो से होंगे या फिर मैथ से होंगे तो उनके लिए क्या है? सामान्य हिंदी। और जो लोग बायो और मैथ से नहीं हैं तो उनको है साहित्यिक हिंदी। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो साहित्यिक वालों में और सामान्य वालों में दोनों में मिलते हैं। चलिए देखते हैं। देखो जो पेपर आएगा ना हिंदी का, बिल्कुल ये जो मैं लिखा हूँ कि जिस नंबर पे जो आएगा उसी नंबर पे वही प्रश्न आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब पेपर समझ लेंगे तो बड़ा आसान रहता है। जाएंगे, पट्ट से पेपर में बैठेंगे, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपको पता है ना पहले से। अगर मैं बता दूंगा तो पहले से पता हो जाएगा। दूसरा नंबर पर बहुविकल्पी वाला है, पहला नंबर पर भी बहुविकल्पी वाला है, तो ये जानते रहेंगे। और नहीं जानते रहेंगे, कभी आपको किसी ने पेपर नहीं बताया है तो क्या करेंगे? कॉपी खोलेंगे, फिर पेपर खोलेंगे, देखेंगे, समझ नहीं आएगा कि इस वाले को करना क्या है, इस वाले को। तो अब देखिए, पहला जो प्रश्न होगा वो मैंने क्या लिखा है? पहला क से ङ तक, खिरवांगा, क से ङ तक बहुविकल्पीय प्रश्न, क ख ग घ और ङ, यानी कि पहले वाले में 5 प्रश्न रहेंगे और पांचों कैसे होंगे? बहुविकल्पीय का मतलब होता है बहु, मतलब बहुत से। वो घर वाली बहू नहीं, बहू बह गई न, वो वाली नहीं है। बहु का मतलब है बहुत से, विकल्प माने होता है विकल्प, अर्थात ऑप्शंस अंग्रेजी में। समझ में आया? अच्छा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो ये जो है 5 प्रश्न क ख ग घ ङ करके, तब क वाले में मान लीजिए पूछा रहेगा कि मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, ऐसे करके 4 ठो विकल्प दिया रहेगा और जो विकल्प सही है वही आपको लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। यानी कि पहले वाले में कै प्रश्न होंगे? क ख ग घ और ङ तक, और सबका उत्तर भी दिया रहेगा। बस आपको चुनना है जो उत्तर सही है उसको, बाकी को छोड़ देना है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, ये भी कह रहा है कि क से ङ तक बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें भी क से ङ तक, अर्थात दूसरे वाले में भी 5 प्रश्न होंगे, पांचों बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्न पूछा रहेगा, 4 ठो उत्तर दिया रहेगा, जो सही है उत्तर वही आपको लिख देना है। ठीक है, अब देखिए, अब ये प्रश्न उठता है कि पहले और दूसरे में 5 प्रश्न होंगे तो हो गए 10 प्रश्न, 10 नंबर के, एक नंबर के। तो ये आएंगे कहाँ से? तो ये आएंगे आपको हिंदी के कवियों से और लेखकों से। मतलब पूछ देगा कि ये कवि किस युग के हैं, या इस युग के कौन से कवि हैं बताइए, ये रचना किसकी है, ये कवि जो है, इस कवि की कौन सी रचना है ये बता दीजिए। या पुस्तक का नाम दे देगा, रचना का नाम दे देगा और नीचे 4 कवि दे देगा, बोलेगा कि ये रचना किस कवि की है बताइए। समझ में आ रहा है? यानी कि ये 200 प्रश्न आपके हिंदी के इतिहास से रहेंगे कि देखिए ये वाली पुस्तक किसकी है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, ये किस युग के कवि हैं, ये जो पुस्तक है किस विधा की है, ये जो पाठ है यह कहानी है कि निबंध है कि उपन्यास है, ये सब किस में रहेंगे? पहले और ये आपकी विद्या में शुरुआत में ही दिया हुआ है एक लाइन से। ठीक है ना, तो उसको देख लेंगे। अब चलते हैं, देखिए तीसरा नंबर लिखा है कि गद्यांश पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। तीसरा प्रश्न आपके हिंदी के पेपर में रहेगा गद्यांश, और सबसे आसान बात ही होती है कि उसमें अथवा दिया रहता है। क्या मतलब? 2 ठो रहेगा, आपके पाठ में से 5-6 लाइन दे देगा, कहेगा उसको पढ़िए, और उसी के नीचे 5 ठो प्रश्न पूछा रहेगा। कितना? 5 प्रश्न पूछेगा और कहेगा उन्हीं 5 का उत्तर उसी में से दीजिए। तो कै ठो रहेगा? कै ठो?
5 प्रश्न रहेंगे और उन 5 का उत्तर उसी को पढ़ के देना है। आसान बात यह है कि अथवा करके दिया रहता है, मतलब 2 ठो गद्यांश होगा, या ये वाला करिए या ये वाला करिए। तो पहले आप पढ़िए, समझ लीजिए कि आपको पता चल जाना चाहिए कि ये वाला ठीक है कि ये वाला आसान रहेगा। तो जो आपको आसान लगेगा उसी को आप करेंगे। उसमें क्या होता है, पहला प्रश्न या दूसरे प्रश्न पूछेगा, कहेगा कि ये जो प्रस्तुत गद्यांश है उसका संदर्भ लिखिए, या फिर कहेगा कि इसके पाठ और लेखक का संदर्भ का मतलब ही होता है, संदर्भ का मतलब समझते हैं क्या होता है, पाठ और लेखक का बता दीजिए बस। फिर उसके बाद कहेगा इसी में, देखिए इसी में कहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब वो जो 4-5 लाइन दिया रहेगा ना, उसी में 1-2 लाइन के नीचे ना लाइन खींच देगा रेखा, और कहेगा कि उसका अर्थ बताइए, मतलब उस लाइन को पढ़िए, आपको क्या समझ में आ रहा है कि वो लाइन क्या कह रही है, यही बात लिख दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस प्रकार कई प्रश्न रहेंगे, 5 प्रश्न, और 5 उसी को पढ़ के देना है। सबसे आसान क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक ठो कहानी सुना दूं और फिर मैं कहूँगा कि चलो मैं पूछूंगा प्रश्न बताओ, तो बता दोगे कि नहीं, तो वही ये है। अब चलते हैं चौथे वाले पर। लिखा है पद्यांश पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। ये गद्य था और ये पद्य है। गद्य का मतलब कहानी जैसा लेख, और पद्य का मतलब कविता जैसा, काव्य वाला। तो इसमें भी 2 ठो दिया रहेगा और किसी एक को करना है, उसको भी पढ़ना है, और उसमें भी 5 प्रश्न पूछा रहेगा, 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। और उसमें भी रेखांकित अंश रहेगा। लाइन जैसे मान लीजिए 5 लाइन कविता का दे दिया और उसी में 2 लाइन में ऐसे ऐसे रेखा खींच दिया लाइन, तो कहेगा कि उसका अर्थ लिखिए। तो उस पंक्ति को पढ़िए और उसका अर्थ, अब बाकी प्रश्न का उत्तर उसी में से खोजना रहेगा। मैंने कविता पढ़ा दिया है ना, तो उसी में से आएगा। एक बार फिर दोहरा देंगे, बढ़िया हो जाएगा। इधर देखिए, अब चलते हैं 5वें प्रश्न पे। 5वां है क। 5वां में क और ख 2 ठो रहेंगे। क वाले में लेखक का साहित्यिक परिचय और उसका रचना का नाम, जितनी रचनाएं हैं, और ख वाले में कवि का। ध्यान दीजिए, 5 के क में लेखक का रहेगा और ख वाले में, और इसमें 3 लेखक का नाम, इसमें 3 कवि का नाम, और करना कितने का है। खुश रहिए, खुश रहा भाई दिया बचवा, ठीक कैला। हाँ बहुत बढ़िया, नहीं बहुत अच्छे। जब हम पेपर बता दें चाहे बीत जाएगा ना, तब आएंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक, आलोक बहुत अच्छा लड़का है। ये आलोक पढ़ाते थे, किस कक्षा में पढ़ते थे आलोक? 10 में ना, 10 में ही बच्चा पढ़ता था। आज भी हमको नहीं भूला और न हम इसको भूलो। इसके पीछे देखना, सर पे एक ठो चोटी होगी, है कि नहीं है? देखे, हमको आज तक याद है कि नहीं याद है? आलोक भैया तुमके भुलाल ना ही बचवा। चला पेपर समझा, हिंदी का पेपर, ठीक, ध्यान दीजिए। हेलो, देखो सबसे अच्छी बात क्या होगी कि 5वां वाले में 3 लेखक रहेंगे और 3 कवि रहेंगे। एक ठो बस कवि का और एक ठो लेखक का, अब बाकी को किनका किनका आएगा मैं लिखवा दिया हूँ, कवि का भी लिखवाया हूँ और लेखक का भी लिखवा दिया हूँ, ठीक है। अब चलिए आगे, 6वां प्रश्न, कथा साहित्य और कहानी। आपके हिंदी वाले में एक छोटा सा भाग है जिसमें बहातुर, पंचलाइट, कर्मणाशा की हार, ये सब पाठ है ना, तो उस वाले से 6वें प्रश्न में आएगा। उस भाग से किस प्रश्न में आएगा? 6वें वाले में। ध्यान दो, तीसरा वाला जो प्रश्न रहेगा वो गद्य से आएगा, जो चौथा वाला रहेगा वो पद्य से चाहे काव्य से आएगा। ई वाला जो है इन्हीं दोनों को मिला के आएगा, मतलब लेखक का भी जीवन परिचय और कवि का भी जीवन परिचय। और 6वां वाला आपका कथा साहित्य से आएगा। इसमें क्या कह देगा कि बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। सारांश का मतलब
उस कहानी को संक्षेप में अपने शब्दों में लिख दीजिए। या पूछ देगा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, आखिर पंचलाइट कहानी कहना क्या चाहती है, तो बस वही कहानी लिखिए, आप उसमें जो बताना है वो बता दीजिए। तो कहानी पर उद्देश्य, कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ये आएगा। और एक ठो आ जाएगा सारांश लिखिए। तो आप कौन सा लिखेंगे? सारांश वाला। कहानी याद रहेगी, पट्ट से लिख देंगे। ठीक है, बड़ा आसान है। और देखिए आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न जो है वो रश्मि रथी है। ये पुस्तक आप लोग अभी तक देखे नहीं होंगे, तो हम आपको एक दिन लाएंगे और दर्शन उसका कराई देंगे। आज केवल श्रवण करा रहे हैं, आज केवल बता रहे हैं कि ये रश्मि रथी है क्या। रश्मि रथी एक ठो खंड काव्य है, छोटी सी पुस्तक है और ये लिखी गई है रामधारी सिंह। उसमें वो क्या लिखे हैं, उसमें कर्ण की महानता का वर्णन किया गया है रश्मि रथी में। और उसमें कितने पात्र हैं, मुख्य मैं गिनाता हूँ। क से हैं कुंती, कर्ण और कृष्ण, 3 लोग हैं। और हर साल प्रश्न आता है ऐसे ही, पूछे कह देगा कि कुंती का चरित्र चित्रण लिखिए, कह देगा कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए या लिखिए, या कहेगा श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताओं का। इसका मतलब ही होता है उसके चरित्र के बारे में बताइए। कर्ण कैसा था, क्या करता था, वो बहादुर था, वीर था, भगवान श्री कृष्ण कैसे थे, ये सब बताएगा। ठीक है, तो ये समझना है, ध्यान दीजिए। ये जो 7वां वाला है ना, इसमें क ख ग घ, क ख ग घ ऐसे करके कई ठो रहेगा। आपको खोजना है कि रश्मि रथी कहाँ लिखा है। क्या खोजेंगे? सबको नहीं करना है। 7वां वाला प्रश्न सबसे लंबा रहता है और आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अरे इतना बड़ा है, करें किसको। तो आपको किसी से मतलब नहीं है। 7वां में क वाले पर देखिए कि रश्मि रथी लिखा है, ख वाले पर देखिए लिखा है, ग वाले पर लिखा है, घ वाले पर, जहाँ आपको रश्मि रथी मिल जाएगा वही वाला करना है। और उसमें भी 2 प्रश्न रहेंगे। आपको कौन सा करना है? एक ठो, केवल एक प्रश्न, बाकी को छोड़ देना है। कुल मिला के 7वां में बहुत सारा प्रश्न होगा। आपको खोजना है कि रश्मि रथी कहाँ लिखा है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। 8वां वाला, 8वां कह रहा है कि संस्कृत गद्यांश और ख वाले में संस्कृत श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। मतलब 8वां वाला 2 भाग में रहेगा, क और ख। संस्कृत गद्यांश मतलब संस्कृत की 4-5 लाइन दे देगा। वो भी कै ठो देगा? 2 ठो अथवा करके, 4-5 लाइनें इधर, 4-5 लाइनें नीचे, अथवा करके। तो कहेगा कि इसका संदर्भ लिखिए और हिंदी अनुवाद कीजिए। तो किसी एक का, क वाले में 2 गद्यांश रहेंगे और ख वाले में 2 श्लोक रहेंगे। तो किसी एक का करना है, इन 2 गद्यांशों में से एक और इन श्लोकों में से एक। तो एक इसका और एक इसका। करना क्या है? संदर्भ लिखना है और हिंदी। हम बताए थे, एक श्लोक के माध्यम से समझाते हैं। एक ठो श्लोक था कि न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्याभिषेचनम, ये बताए थे। तो ये वाला याद है। अगर मान लीजिए वो श्लोक आ गया तो कैसे लिखेंगे? लिख देंगे ना कि उसमें कहता है कौवा किससे? सारे पक्षियों से, कि अरे इस उल्लू का तो राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये इस समय देखने में ऐसा है, तो गुस्सा करेगा तो ये बताए थे ना। तो यही कर देना है। अगर ऐसा कर देंगे तो ठीक रहेगा। तो ये समझना है केवल कि 8वां के क में संस्कृत गद्य वाला और ख में संस्कृत श्लोक वाला रहेगा। 2 ठो गद्य और इधर रहेगा 2 ठो श्लोक। आपको 1 ठो इसमें का और 1 ठो कर देना है। मैंने संस्कृत को पढ़ा दिया है और मैं आपको बताऊंगा, फिर से दोहरा दूंगा परीक्षा के समय, ताकि ताज़ा याद रहे और संस्कृत वाला पट्ट से वहाँ जाके लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए, मैं एक लंबी लाइन लिख करके आपको बताता हूँ। अब देखिए,
ये जो मैं तीर मारा हूँ ना, ये यहाँ से लेकर 1 से लेके 8 तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो सेम टू सेम सामान्य हिंदी वालों में भी हैं और साहित्यिक वालों में भी हैं। ठीक है, 1 से 8 तक के सारे प्रश्न जैसे। और एक बात ये भी ध्यान दो कि जिस नंबर पे मैं जो लिखा हूँ कि ये करना है, जैसे 5वां पर उसको काटना है तो 5वां पर कटना ही है, 6वां में फाड़ देना है तो 6वां में फाड़ देना है। ये नहीं कि सर जी लिख लेना 6वां में आगल 5वां है, ऐसा ये नहीं होता, ही नहीं है। जिस नंबर पे लिखे हैं उसी नंबर पे वो आएगा, गारंटी है, परीक्षा हो चाहे मत हो, आएगा जरूर। सब बता रहे हैं, एकदम गारंटी है। हम भैया गारंटी ले के पढ़ाते हैं। अब चल रहे हैं उनके लिए जो साइंस साइड वाले हैं। ठीक है, 8वां के बाद जो ये प्रश्न है ना, 6ठो, ये सब साइंस साइड वालों के लिए हैं। जो आर्ट वालों के लिए हैं वो हम अलग से बताएंगे। देखिए, लेकिन समझेंगे सब लोग, ये नहीं कि हल्ला करना शुरू, समझ लेंगे, अनपच नहीं होगा। 9वां में आएगा मुहावरा। ठीक है, मुहावरा समझते हैं? जैसे 9 2 11 हो जाना, तो अर्थ लिखेंगे भाग जाना। अब फिर उसके बाद उसका प्रयोग करेंगे, पुलिस को देख के चोर 9 2, हाँ, बिलार को देख के मूस 9 2। तो ये आपका मुहावरा आ जाएगा किस नंबर पर? तो 9वां नंबर पर ही मुहावरा आएगा और दूसरे पर। राम बाबू समझ में आओ था बचवा? बहुत अच्छा बचवा। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 वाला देखते हैं, ध्यान दीजिए। 10 में क रहेगा और 2 भाग रहेंगे। 10 में क और, तो 10 के क वाले में 3 प्रश्न, 1 2 3। ये सब बहुविकल्पीय होंगे। ये मुहावरा वाला भी बहुविकल्पीय जैसा नहीं, मुहावरा वाला बहुविकल्पीय नहीं होगा। मुहावरा दे देगा 4-5 ठो, 4 ठो शायद मुहावरा दे देगा, और उसमें आपको कह देगा 1 या 2 ऐसे कहेगा कि किसी एक मुहावरे का अर्थ लेकर के वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। ठीक है, 10वां वाले में ये जो देखिए मैंने लिखा है कि क वाले में 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, ये किससे रहेंगे? संधि से। और सबसे अच्छी बात ये है कि पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ये 3 प्रश्न रहेगा और ये तीनों बहुविकल्पीय होंगे। मतलब पहला में एक प्रश्न पूछेगा और 4 ठो इसके उत्तर रहेंगे, जो सही है वो वाला। जैसे मान लीजिए पहला में दे देगा कि प्रत्येकः का संधि विच्छेद होगा, और 4 ठो ऑप्शन दे दिया, तो जो सही है वो वाला कर देंगे। ऐसे ही दूसरा भी और ऐसे ही, मतलब इसमें भी बहुविकल्पी, इसमें भी, और ये तीनों किससे रहेंगे? संधि से। मतलब संधि से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, ख वाले में शब्द रूप से रहेंगे। पहला वाला प्रश्न और दूसरा वाला, मतलब क्या प्रश्न? शब्द रूप से 2 प्रश्न आएंगे। एक शब्द है आप में लगा हुआ आत्मा, और एक ठो लगा है नाम। तो मान लीजिए इन दोनों में एक ठो इसमें आ जाएगा 2 प्रश्न, एक आत्मा वाले से और एक, और पूछ देगा कि चलिए बताइए आत्मनः कहाँ शब्द रूप, ये जो आत्मनः शब्द है कहाँ बनता है, कहाँ का रूप है, और 4 ठो ऑप्शन दिया रहेगा। अब बस आपको जो सही है वही वाला लिख देना है आपकी कॉपी में। समझ में आ रहा है? अब देखिए इधर, तो 10वां वाला समझ में आ गया पूरा? संदीप बचवा बोला, हमके जाना था कि तुम मतलब समाधि में चल गए हुआ। ध्यान दीजिए, ना समझ, एक तो पहली बात ये है, ना समझ में आया करो ना तो ऐसे हाथ खड़ा करके पूछा करो कि सर जी ना समझ में आया, फिर से बतावा, तो फिर से बताएंगे। आज समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम तो अति प्रसन्न हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। 11वां क्या कहता है? 11वां वाला क रहेगा, ख रहेगा, ग रहेगा और घ रहेगा। तो क वाले में 2 प्रश्न रहेंगे, शब्द युग्म रहेंगे, शब्द, ये भी सब बहुविकल्पीय रहेंगे।
मतलब उत्तर दिया रहेगा। शब्द युग्म समझते हैं, ध्यान दीजिए। हेलो, शब्द युग्म का मतलब मैं आपको इधर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक शब्द होता है कुल और एक शब्द होता है कुल। क्या अंतर है? केवल मात्रा का अंतर है ना। तो ये तो दे देगा और इसके कितने ऑप्शन देगा? 4 ऑप्शन देगा और आपको जो सही रहेगा वही आपको लगाना है। तो ये पूछता है कि इस कुल का और इस कुल का अर्थ क्या है। तो इस कुल का अर्थ होता है वंश। ये कहते हैं किस कुल में पैदा हुए हैं, होता है कि नहीं। तो कुल का मतलब वंश, इस कुल का मतलब होता है किनारा। तो अब आपको यहाँ पहले है ये वंश वाला, तो यहाँ लिख देगा वंश और फिर डैश दे के लिख देगा किनारा। इधर मान दीजिए इधर किनारा, इधर वंश, इधर कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और दे देगा। तो आपको कौन सा लगाना है? ध्यान ये भी देना है कि इस कुल का अर्थ क्या है और इस कुल का। ये पलट देगा तो वो अर्थ नहीं माना जाएगा। समझ में आया ना। पहले ये वंश वाला है तो पहला अर्थ वंश होना चाहिए और दूसरा किनारा वाला है तो दूसरा किनारा वाला होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसा दूठ आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। कितना जाने के ढेर समझ में आओ तो मार कराया। हाँ सही है तो बताओ ठुआ, समझला ना। कितना जाने कि इतना समझ में आ जाला कि एकदम मस्ती में हो जाना। हाँ सर जी सही बताओ तुम कि वो उठा ली हैं ऐसे रख के, हाँ एकदम चौचक। समझ में आओ था ना राम आशीष? देखला बचवा, बहुत अच्छे, मज़ा आ जाता है। क्यों जानते हो? जब पढ़ाते हैं और जब कोई एकदम खुश हो के देखता है यार मस्त एकदम, तो मुझे लगता है कि यार क्या गजब बताए हैं हम भी भैया। अपने पर भी गर्व होता है कि बताने वाला भी तो ऐसा है, समझने वाले तो होंगे ही। आगे देखिए, क वाले में 2 ठो प्रश्न शब्द युग्मों से आएगा जैसे वो बताए हैं। ख वाले में 2 अर्थ वाला, जैसे शब्द दे देगा 1 ठो और उसका अर्थ आपको बताना रहेगा 2 ठो और वो भी बहुविकल्पीय रहेगा। कितनी अच्छी बात यह है कि बहुविकल्पीय है। उत्तर दिया है, बस आपको छांट के लिखना है। समझ में आ रहा है? तो अच्छा मान लीजिए ये 2 अर्थ वाला नहीं समझ में आ रहा, समझा रहे हैं। देखिए ये 2 अर्थ वाला कैसा होगा, जिसे शब्द रहेगा 1 ठो, क्या रहेगा? अंबर। कहेगा इसका 2 ठो अर्थ लिख के बताओ। तो अंबर माने आप लोग जानते हैं, अंबर माने कपड़ा और अंबर माने आकाश या आसमान। ये आपको लिख देना है। अगर बहुविकल्पीय में होगा तो बहुविकल्पीय में लिखना और नहीं होगा बहुविकल्पीय में तो अपने से लिख देना। समझ में आ रहा है? अच्छा इधर दीजिए जरा, तब तो बहुत अच्छी बात है। हाँ फिर से भैया, फिर से ये वाला जो प्रश्न है ना, ध्यान दीजिए फिर से। ये जो ख वाला प्रश्न है 2 अर्थ लिखने के लिए आपको खुद लिखना है, बहुविकल्पीय में नहीं है। जैसे मान लीजिए अंबर दे दिया और देखिए फिर दे देगा द्विज। द्विज माने बता दीजिए। तो द्विज माने 2, द्विज के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है पक्षी और एक होता है ब्राह्मण। ठीक है, ये 2 अर्थ होते हैं पक्षी के। तो आपको मतलब 11वां के ख वाले में एक ही शब्द के कई अर्थ लिखने हैं, बहुविकल्पी वाला ये वाला नहीं है ना। अब चलते हैं आगे। 11वां का जो ग वाला है, तो ग वाले में 2 प्रश्न होंगे, पहला और एक शब्द चुनना है, वाक्यांश का एक। ये बहुत आसान प्रश्न होता है, समझ में आ रहा है? और वो कैसे होगा देखिए, बहुविकल्पीय होगा। जैसे जो चोरी करता है, क्या कहेंगे? चोर। जो सत्य बोलता है, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जो जानने की इच्छा रखता है, जिज्ञासु। बस ऐसे ही 2 प्रश्न आ जाएंगे। जो मांस मछली खाता हो, मांसाहारी। जो साग सब्जी खाता हो। यही 11वां के यही 11वां के ग में 2 ठो प्रश्न आएंगे। सोचिए आसान है कि नहीं है?
ये कर लेंगे। अब चलते हैं 11वां के घ वाले में 2 वाक्य शुद्ध करना है। हिंदी का 2 वाक्य मतलब 4 वाक्य दिए रहेंगे या 5 वाक्य, मैं देख लेता हूँ 4 वाक्य होंगे और 4 वाक्य में से 2 वाक्य आपको शुद्ध करने हैं। मतलब जैसे मान लीजिए इधर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, दिख रहा होगा, जैसे वह बुलाया है, क्या लिखा है? अब कह देगा इसको शुद्ध कीजिए, तो कितने लोग तो ये सोचेंगे कि वह बुलाया है, ये तो शुद्ध है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप शुद्ध हिंदी में जाएंगे तो वह बुलाया है नहीं होता है, वो होता है उसने बुलाया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अशुद्धि दे देगा। कभी कभी आपको लिंग वाले में दे देगा, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले में। जैसे मान लीजिए एक बड़ा ही उदाहरण देता है कि मोर नाच रही थी, तो लोग सोचते हैं मोर नाच रही थी, ठीक है तो है, लेकिन नहीं, मोर जब वो मोर नाच रहा था रहता है, क्योंकि मोर पुरुष वाला नाचता है, स्त्री वाला नहीं नाचता है। सोच लीजिए, मोर भी यहाँ तक कि जानता है कि स्त्रियों को नहीं नाचना चाहिए, इसलिए मोरनी नहीं नाचती है, मोर नाचता है। आज इंसानों में देख लीजिए, नाच नाच के पूरा खांच कर दी हैं सब, हैं? जिंदगी एकदम नाच दी। अरे जानवरों से सीखना चाहिए। स्कूलों में, विद्यालयों में 15 अगस्त 26 जनवरी आ रही है, खूब नाच का प्रोग्राम, नचनिया बनाने का सेंटर खोले हैं। अरे भांफड़ दिलवाओ, लाठी चलवाओ, ताइक्वांडो दिखाओ, कराटे कराओ लड़कियों से। नहीं, डांस होगा। अब पता नहीं कैसी कैसी लड़कियां भी होती हैं जो डांस लेती हैं, पता नहीं कैसी लड़कियां होती हैं कि डांस। भैया ये डांस वाला काम, अगर नचनिया ही बनना होता तो मान लीजिए हम लोग क्या पढ़ने स्कूल में नाम लिखाते, किसी डांस क्लब में जाते, बार में चले जाते हैं। भैया स्कूल में नाम लिखाए हैं तो नाचने वाला काम तो नहीं करना है, और वहाँ ये करना भी नहीं चाहिए। मोर से सीखना चाहिए। मोर पुरुष वाला नाचता है, स्त्री बहुत समझदार है। एक बात और बता दें, कई लोग नहीं जानते होंगे, जिस मोर को पूंछ होती है ना लंबी लंबी, वो पुरुष होता है, और स्त्री को तो पूंछ होती ही नहीं है। मतलब भगवान ही देख लिए कि तुमको नाचने की कोई निशानी भी नहीं देना है, मतलब तुमको नाच से दूर दूर तक रिश्ता दूर रखना है अपना, इसलिए भगवान ऐसे बना दिए हैं मोर को। ध्यान दीजिए। तो ये 2 वाक्य शुद्ध करने के लिए आएंगे, ठीक है। शुद्ध करने का मतलब है भाषा के तौर पर, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर, और खड़ी पाई प्रश्नवाचक के चिन्ह के आधार पर, बहुवचन के आधार पर, ठीक है। जैसे एक वाक्य आ जाता है कि मैंने अनेकों शेर देखे, तो वहाँ हो जाएगा मैंने अनेक शेर देखे। अनेकों कभी नहीं होता है, ठीक है ना। अब समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न, 12वां लिखा है, 12वां में क, ख और ग रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि क वाले में रस, ख वाले में अलंकार और ग वाले में छंद लिखना। छंद वही, छंद में चौपाई चाहे सोरठा चाहे रोला कोई भी। हाँ देखिए इधर, तो क वाले में रस है तो 2 रस दिया रहेगा। कहेगा श्रृंगार अथवा करुण रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। मतलब एक रस का परिभाषा भी लिख देना है और उसका हो गया रस। उसी प्रकार अलंकार में 2 ठो दिया रहेगा, किसी एक अलंकार का परिभाषा और उदाहरण। और छंद में भी 2 ठो छंद दिया रहेगा, कहेगा किसी एक छंद का परिभाषा और ऐसे कहेगा, ठीक है ना। अब परीक्षा में कभी ई भी कह देगा कि सोरठा अथवा दोहा छंद का लक्षण और परिभाषा लिखिए। तो लक्षण का मतलब परिभाषा होता है, समझ में आया, पहचान ही होता है। आ गया ना समझ में। अब चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पत्र पर। प्रश्न नंबर पर देखिए लिखा है 13वां प्रश्न, प्रार्थना पत्र अथवा करके दिया रहेगा, मतलब 2 ठो रहेगा।
प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आप निवेदन करेंगे, या तो किसी अधिकारी से या फिर नगर पालिका के अध्यक्ष से या अपने प्रिंसिपल से, किसी से भी प्रार्थना पत्र, जिसको अंग्रेजी में तो 13वां नंबर पर अथवा करके आएगा, 2 ठो आपको एक करना है। अब इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 14 जो है अंतिम वाला है निबंध। 5 निबंध दिया रहेगा, कितना? आपको एक विषय पर लिखना है। निबंध लिखने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप निबंध उस विषय पर लिखेंगे जिस विषय के बारे में आप सबसे अधिक जानते हैं। ठीक है। निबंध लिखने का तरीका मैं अलग वीडियो में बता चुका हूं, आपको अलग से एक दिन बताया था, शायद नहीं बताया था तो बता देंगे, ऐसे मत देखिए। हाँ, कल सोच रहे हैं कहाँ बताइए, बताए थे भैया। ठीक है ना। अच्छा, इस प्रकार से, अच्छा ये देखिए कि आप लोगों को समझ में आया आपका पूरा पेपर? समझ में आ गया ना। एक बार तुरंत दोहराते हैं। पहले और दूसरे प्रश्न में 5-5 प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, ध्यान से, और वो सब आपको उत्तर छांट के लिखने हैं। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न होगा वह गद्यांश से होगा। 2 गद्यांश दिया रहेगा। गद्यांश मतलब 4-5 लाइन 2 जगह दिया रहेगा। कोई एक वाला पढ़ना है और उसके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। चौथे पे चलिए, चौथा वाले में कविता पद्यांश रहेगा, 2 कविता रहेगी। किसी एक कविता को पढ़ करके उसके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। फिर उसके बाद 5वां चले आइए। 5वां के क में एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और ख वाले में एक कवि का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और उसकी रचनाएं। 6वां वाले में कथा साहित्य से बहादुर, पंचलाइट, खून का रिश्ता, कर्मनाशा की हार, इन्हीं में से आएगा। किसी एक कहानी का आपको सारांश लिख देना है, वहाँ दिया रहेगा। 6वां वाले में अथवा करके कई ठो रहेगा, बस आपको एक ठो करना है। आगे 7वां रश्मिरथी खंडकाव्य से कर्ण, कुंती या कृष्ण में से किसी एक का चरित्र, और वो भी खोजना है कि रश्मिरथी कहाँ लिखा है, कहाँ है। 8वां वाला संस्कृत गद्यांश और संस्कृत श्लोक। 8वां के क में संस्कृत का गद्यांश 2 टुकड़ा रहेगा, किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है। फिर उसके बाद ख वाले में 2 ठो श्लोक रहेगा, किसी एक श्लोक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिख देना है। अब चलते हैं 9वां पर, मुहावरा होगा आपका। 9वां पर मुहावरा होगा। और फिर उसके बाद ये बता देते हैं, आपका मुहावरा जो होगा वो आपका बहुविकल्पीय नहीं होगा। 4 मुहावरे होंगे जिसमें से आपको एक का अर्थ लिख के वाक्य में प्रयोग कर दें। सबसे आसान बात क्या है पता है? 4 ठो दिया है, करना। 10वां का क वाले में 3 प्रश्न रहेगा, बहुविकल्पीय रहेगा, संधि से उत्तर छांट के लिखना है। ख वाले में शब्द रूप दिया रहेगा, आत्मा और नाम का आपको छांट के लिखना है, 2 प्रश्न होगा। 11वां में क वाले में 2 प्रश्न होंगे, शब्द युग्म होंगे, मतलब एक ही जैसे 2 ठो शब्द होंगे और उनका बहुविकल्पीय रूप में उत्तर दिया रहता है, आपको छांट के लिखना है। ख वाले में आपको एक ही शब्द के 2 अर्थ लिखने होंगे, बहुविकल्पीय ये वाला नहीं होगा। और ग वाले में 2 प्रश्न होंगे, 1 शब्द करना है, अर्थात आपको वाक्यांश रहेगा, जैसे जो सच बोलता है सत्यवादी, वैसे करके 2 प्रश्न रहेंगे, बहुविकल्पीय रहेगा। और फिर अंत में आपको 2 वाक्य शुद्ध करने के लिए रहेगा, कितने वाक्य? 2 ठो वाक्य शुद्ध कर देना है। 12वां के क में रस रहेगा 2, 1 ठो करना है। ख वाले में 2 अलंकार रहेंगे, 1 अलंकार का करना है। ग वाले में 2 छंद रहेंगे, 1 का करना है। 13वां वाले में प्रार्थना पत्र 2 ठो रहेगा, अथवा करके 1 ठो कर देना है। 14वां वाले में निबंध रहेगा, 5 विषयों पर रहेगा या 4 विषयों पर, आपको किसी एक विषय पर निबंध लिख देना है। ये आपका पूरा पेपर समाप्त हो गया। ठीक है।